ये बैसगीर है दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक का गहवारा। दरियाए सिंध के किनारे हजारों साल पहले हड़प्पा और मोइनजोदड़ो जैसे अजीम शहर बसे, मगर ये जरखेज जमीन और तहजीबी मरकज हमेशा अजनबी कदमों के लिए खुला रहा। ये खित्ता एक ऐसा संगम था जहां ताजिर, मुसाफिर और सिपाही आकर गुजरते रहे। सिकंदर आजम के कदम रखने से बहुत पहले भी यहाँ बैरूनी अक़वाम आए। कुछ ने बस्तियां बसाईं, कुछ ने लूट मार की और कुछ ने आर्जी कब्जे कायम किए। सवाल यह है कि वो पहले हमला आवर कौन थे और उनके असरात ने इस खित्ते की तारीख को किस तरह बदला। तकरीबन 1500 कब्ल मसीह में एक नई कौम बैसगीर में दाखिल हुई, आर्या। मुअर्रिखीन आज तक बहस करते हैं कि आया ये एक पुरअमन हिजरत थी या हमलों की सूरत में आमद। ये लोग वस्ती एशिया से आए थे, घोड़े, रथ और अपनी अलग ज़बान व सकाफत के साथ। रफ्ता रफ्ता उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान के जरखेज मैदानों में बसेरा किया और एक नई तहजीब की बुनियाद रखी जिसे आज हम वैदिक तहजीब के नाम से जानते हैं। उनके गीत और मंत्र, जो बाद में ऋग्वेद में महफूज हुए, हमें उनकी जंगों, हिजरतों और ताकत के हुसूल की जिदोजहद की कहानियां सुनाते हैं। चाहे वो हमला आवर थे या आबादकार, आर्याओं ने बैसगीर की मजहबी और तहजीबी शनाख्त को हमेशा के लिए बदल दिया। 6ठी सदी कब्ल मसीह में ईरान की आखामुनशी सल्तनत अपने उरूज पर थी। बादशाह दारा ओल ने अपनी सल्तनत को बैसगीर के शुमाल मगरबी हिस्से तक फैला दिया। गंधारा और पंजाब के कुछ इलाके इस सल्तनत का हिस्सा बन गए। ये पहला मौका था कि बैसगीर किसी मुनज़्ज़म और बड़ी सल्तनत का बाकायदा सूबा बना। आखामुनशी इंतजामिया ने यहाँ टैक्स और सिक्का राइज किया, साथ ही एक मरकजी हुकूमत के तहत नया नज़्म कायम किया। इसके साथ ही बैसगीर पहली बार दुनिया के बड़े तिजारती रास्तों से जुड़ गया, जो मेसोपोटामिया से लेकर वस्त एशिया तक फैले थे। अगरचे उनका कब्जा महदूद और सरहदी इलाकों तक था, मगर आखामुनशियों का असर गहरा था और यही असरात बाद में आने वाले बड़े हमला आवरों के लिए रास्ता हमवार करते। आखामुनशी सिर्फ हमला आवर नहीं थे बल्कि हुक्मरान भी बने। बादशाह दारा ओल ने गंधारा और पंजाब के कई हिस्से अपनी सल्तनत में शामिल किए। ये इलाके दरियाए सिंध के किनारे आबाद थे और बराह रास्त फारसी गवर्नरों के ज़ेरे इंतजाम आए। यहाँ टैक्स और सिक्का राइज हुआ और फनून लतीफ़ा में फारसी रंग झलकने लगा। अगरचे उनका कब्जा पूरे हिंदुस्तान तक नहीं पहुंचा, मगर शुमाल मगरबी खित्ता व आज का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 2 सदियों तक आखामुनशी असर में रहा। साका ए सुखी कबाइल शुमाल मगरबी दरवे से बैसगीर में दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने पंजाब में बसेरा किया, फिर सिंध और गुजरात तक पहुंच गए। 2री सदी कब्ल मसीह में वो मगरबी हिंदुस्तान के शहरों मसलन मुथरा तक काबिज हो गए। उनकी हुकूमत का जोर शुमाल मगरबी पंजाब, सिंध और मगरबी साहिली इलाकों पर था। अगरचे उनकी हुक्मरानी बिखरी हुई थी, मगर उन्होंने उन इलाकों की तिजारत और जंगी रवायात को बदल दिया। उनके सके और तारीखी रिकॉर्ड आज भी उनके असरात की गवाही देते हैं। पारथी, साकाहे के बाद बैसगीर में दाखिल हुए। 1ली सदी ईस्वी तक उन्होंने बलूचिस्तान, गंधारा और मगरबी पंजाब पर कब्जा किया। उनका सबसे बड़ा मरकज टैक्सला था, जो इस जमाने में इल्म फन का मरकज माना जाता था। उनके जरिए बैसगीर वस्त एशिया की तिजारती राहों से जुड़ गया। अगरचे उनका असर गंगा के मैदानों तक ना पहुंच सका, मगर शुमाल मगरबी बैसगीर आज का पाकिस्तान पर उनकी गिरफ्त मजबूत थी। टैक्सला पारथी दौर में यूनानी, ईरानी और हिंदुस्तानी सकाफत का संगम बना। सदियों तक दर्रा खैबर और दर्रा बुलान बैसगीर के लिए खिले दरवाजे रहे। इन रास्तों से बेशुमार छोटे कबाइल बैसगीर में घुस आए और गंधारा, पंजाब और सिंध पर छापामार हमले किए। अगरचे ये हमले ज्यादा देर पा सल्तनतें ना बना सके, मगर उन्होंने सरहदी इलाकों को हमेशा गैर मुस्तहकम रखा। पंजाब और गंधारा के गांव अक्सर उन हमलों की जद में रहते और लूट मार के नतीजे में उनकी जिंदगी अजीरन बनी रहती। बैरूनी अक़वाम के कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बैसगीर सियासी तौर पर बिखरा हुआ था। शुमाल मगरिब में गंधारा और पंजाब कमजोर थे।
सिंध के अपने हुक्मरान थे, जबकि मशरकी हिंदुस्तान में मगधे की उभरती हुई सल्तनत थी। इस तकसीम ने यह मौका दिया कि छोटे हमला आवर भी पंजाब, सिंध और गंधारा जैसे खतों पर काबिज हो जाएं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई मुत्तहिद मुज़ाहमत मौजूद न थी। चौथी सदी कब्ल मसीह तक गंधारा, पंजाब और सिंध सब बैरूनी असरात का सामना कर चुके थे। आखा मुंशियों ने पंजाब और गंधारा पर हुकूमत की, साका सिंध और गुजरात में आबाद हुए और पार्थी टेक्सला और बलूचिस्तान पर काबिज रहे। ये सब खित्ते टूट फूट और कमजोरी का शिकार थे। यही कमजोरी सिकंदर के लिए रास्ता हमवार बनी। जब वो बैसगीर में दाखिल हुआ तो गंधारा और पंजाब के रास्ते आया, जहां पहले ही बैरूनी ताकतें कदम जमा चुकी थी। सिकंदर से पहले बैसगीर पर कई अक़वाम के कदम पड़ चुके थे। आर्या गंगा के मैदानों में बसे आखा मुंशियों ने गंधारा और पंजाब पर हुकूमत की, साका सिंध और गुजरात में आबाद हुए और पार्थी बलूचिस्तान और टेक्सला के हुक्मरान बने। हर एक ने इन इलाकों पर अपनी छाप छोड़ी और एक ऐसी तारीख बनाई जो दुनिया से जड़ी हुई थी। सिकंदर का हमला बेशक बड़ा वाकया था, मगर यह पहला वाकया नहीं था। बैसगीर की सरहदें पहले ही सदियों के हमलों और असरात से बदल चुकी थीं। छठी सदी कब्ल मसीह में ईरान का अजीम हुक्मरान दारिविश ओल अपनी सल्तनत को मशरिक की तरफ बढ़ाता है। इसकी फौजें दरियाए सिंध के किनारों तक पहुंचती हैं और मौजूदा सिंध और पंजाब के कुछ इलाके फारिस की बाज गुजार सूबाजात में शामिल हो जाते हैं। पहली बार बैसगीर के ये इलाके किसी बैरूनी सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं। दारिविश ने महसूल वसूली का निज़ाम कायम किया और तिजारती रास्ते बनाए जो सिंध को वसी फारसी सल्तनत से जोड़ देते हैं। ये वो लम्हा था जब बैसगीर एक बैन अलबरो सल्तनत का हिस्सा बनकर बैरूनी असरात का बराह रास्त तजर्बा करने लगा। फारिस की हुकूमत सिर्फ फौजी कब्जा नहीं थी, बल्कि एक बाकायदा निज़ाम था। मकामी हुक्मरान और किसान महसूल अदा करते, जबकि ताजिर हिंदुस्तानी अजनास फारिस के दारुल हुकूमत तक ले जाते। टेक्सला इस दौर में फारसी इक़्तिदार का मरकज बन गया। इस दौर ने बैसगीर को नई तर्ज की हुक्मरानी और फारसी ज़बान व सक़ाफ़त से मुतारिफ कराया। जब दारिविश का जानिशीन खशाउल यूनान पर हमले की तैयारी करता है तो उसकी फौज में बैसगीर के सिपाही भी शामिल होते हैं। ये पहला मौका था कि बैसगीर के सिपाही अपनी सरजमीन से दूर आलमी जंगों में शरीक हुए। इससे जाहिर होता है कि फारसी इक़्तिदार ने बैसगीर को दुनिया के दीगर खतों की तारीख का हिस्सा बना दिया। फारिस के तसल्लुत ने सिर्फ महसूल और फौजें ही नहीं लाईं, बल्कि फ़िन तामीर, सक़ाफ़त और ख़यालात भी लाए। फ़नून लतीफ़ा से लेकर तहरीरी निज़ाम तक फारसी असरात सिंध और पंजाब में देखे गए। टेक्सला एक ऐसा मरकज़ बन गया जहां हिंदुस्तानी, फारसी और वस्त एशियाई रवायात यकजा हुईं और एक नई तहजीबी बुनियाद रखी गई। वक्त गुजरने के साथ फारिस का इक़्तिदार कमज़ोर होता गया। फासिले, मकामी मुज़ाहमत और मगरिबी महाज़ों की मुश्किलात ने उनकी गिरफ्त ढीली कर दी। लेकिन बैसगीर में उनकी मौजूदगी ने यह तासुर कायम कर दिया था कि यह खित्ता तन्हा नहीं बल्कि बड़ी सल्तनतों का हिस्सा बन सकता है। यही सोच आने वाले हमला आवरों के लिए रास्ता हमवार कर गई। जब फारिस की ताकत कमजोर हो रही थी, तब मगरिब में मकदूनिया का एक नया सिपा सालार उभर रहा था। सिकंदर आजम दुनिया को फतह करने के ख्वाब देख रहा था। इसकी नजर आखिरकार बैसगीर की दौलत पर जा ठहरी। फारसी हमलों ने पहले ही दिखा दिया था कि सिंध तक पहुंचा जा सकता है और सिकंदर उसी रास्ते पर चलने के लिए पुरज़्म था। जब सिकंदर अपनी मुहिम की तैयारी कर रहा था तो पंजाब और सिंध के लोग पहले ही बैरूनी इक़्तिदार से वाकिफ थे। फारसी महसूल वसूल करने वालों और सिपाहियों की कहानियां अब भी यादों में ताज़ा थीं। तिजारती रास्ते सिर्फ माल ही नहीं लाते थे, बल्कि ये एहसास भी देते थे कि बैसगीर दूर दराज की सल्तनतों से जड़ा हुआ है। अगरचे फारसी फौजें वापस चली गईं, लेकिन उनका असर बाकी रहा। हुकूमती ढांचे, महसूल के तरीक़े और फ़नून में फारसी असरात पंजाब और सिंध में मौजूद रहे। बैरूनी हुक्मरानी का तजर्बा बैसगीर के लोगों को आने वाले हमला आवरों के लिए तैयार कर गया। अब तारीख के सबसे मशहूर हमले के लिए ज़मीन हमवार हो चुकी थी।
सिकंदर की मुहिम इस रास्ते के बगैर मुमकिन न थी जो पहले फारसियों ने बनाया था। जैसे ही इसकी पेश कदमी की खबरें फैलें, सिंध के लोग जान गए कि एक नया तूफान उनकी सरजमीन पर आने वाला है। फारिस के जवाल और मकदूनिया के उरूज ने बैसगीर की तारीख में एक नया मोड़ पैदा किया। अब हमले छोटे मोटे वाक़यात नहीं रहे थे, बल्कि एक बाकायदा आलमी तारीख का हिस्सा बन गए थे। बैसगीर एक ऐसे सफर पर गामजन हो चुका था जहां वो दुनिया की बड़ी सल्तनतों का मरकज बनने वाला था।